Here you are. तो ये है आपका मेजर डायमेंशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के मेजर डायमेंशंस क्या हैं? उसमें कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप है, और ऑर्डर साइकिल लेंथ है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, इन्वेंट्री इफेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट है, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर है, स्पेशल रिलेशनशिप्स है। कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप ये है कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है। और ऑर्डर साइकिल लेंथ में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर साइकिल का पूरी लेंथ होती क्या है। वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप में कस्टमर सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट्स आपको अच्छी कस्टमर सर्विस देता है, you prefer to go to that restaurant very often. In fact, you become a loyal customer to that restaurant. This is just because of customer service. जब आप किसी बैंक के कस्टमर सर्विस से नाराज हो जाते हैं, आप वहां से अपना अकाउंट बंद करके आप किसी दूसरे बैंक में ओपन करते हैं जहां पे आपको लगता है कि कस्टमर सर्विस इज मच बेटर। तो कस्टमर सर्विस itself has become a competitive edge and an important thing in competition among competitors। तो इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं टेलीविज़न ख़रीदने जा रहा था तो सोनी का ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सोनी के सर्विस सेंटर्स कराची में ज़्यादा नहीं है, और उनके जो रिप्लाई भी है वो इतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोनी के बजाय कोई दूसरा पॉपुलर टेलीविज़न ले लिया जिसके कि कस्टमर सर्विस के बारे में मैंने सुना कि देयर कस्टमर सर्विस इज़ गुड। कस्टमर सर्विस इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज आज के मॉडर्न एरा में कस्टमर्स बिजी हो गए, और फिर उनको पास इतना टाइम नहीं है कि कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाए तो उसको लेकर के जाएं शॉप पे, उसको रिपेयर कराएं या उसका स्पेयर पार्ट ढूंढें। बल्कि वो चाहते हैं कि कस्टमर सर्विस का रिप्रेजेंटेटिव आए, उसे रिपेयर करे, चार्ज करे और चला जाए। और रीज़नेबल चार्ज करते हैं तो कस्टमर इज़ फाइन विद दैट। तो कस्टमर्स के लिए ये कन्वीनियंस है, और इस कन्वीनियंस को कस्टमर इम्पोर्टेंस देता है while making a purchase decision। अच्छा, ऑर्डर साइकिल लेंथ क्या होती है? कैन समवन एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज ऑर्डर साइकिल लेंथ? सर, ऑर्डर जब प्लेस किया जाता है उससे लेके जो वापस एंड यूजर तक पहुंचता है उसकी पूरी साइकिल को इसमें डिस्कस करते हैं। राइट, आई मीन सर दैट इज एक अ किस्म पार्ट का, ऑफ इट। सर ये इन्वेंट्री से जीआईटी सिस्टम है, और जो प्रोसेस होता है कुछ बीच में उसको कट ऑफ करके, और उसको ऐसे प्रोसेस को बनाया जाता है कि जिससे हम मिनिमम कॉस्ट भी उसकी कम हो, और ऑर्डर उसका प्लेस है ना सक्सेसफुल हो जाए, मतलब जॉब कंप्लीट हो जाए। ओके, ऑर्डर साइकिल लेंथ को जो हम सप्लाई चेन में लेते हैं ना, बेसिकली आप देखिए कि बिजनेस साइकिल कैसे चलता है। बिजनेस साइकिल ऐसे चलता है कि आप रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, मशीनरी लगाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, उसके तीन कंपोनेंट होते हैं: रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कॉस्ट, और यानी रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। इस तरह हम सिंपल कह लें, जो बाकी सारे कॉस्ट होते हैं हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर के प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। आप रॉ मटेरियल भी एडवांस में खरीदते हैं, पहले खरीदते हैं, एक महीने बाद उसकी पेमेंट कर देते हैं, फिर उसको आप अपने स्टोरेज में रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है उसे आप प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, लेबर को भी आप मंथली पे कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये फिनिश गुड्स में जाने के बाद ये जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर फिर उन्हें देता है रिटेलर को। रिटेलर सेल करने के बाद आपको पेमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूटर वापस आपको पेमेंट करता है मैन्युफैक्चरर को। तो इसके अंदर टाइम लैग है। आम तौर पे नॉर्मल बिजनेस साइकिल के अंदर में ऑर्डर साइकिल लेंथ जो होती है वो 3 से 4 महीने होती है। इसको कहते हैं कैश टू कैश साइकिल, सॉरी नॉट ऑर्डर साइकिल लेंथ बल्कि कैश टू कैश साइकिल। इसमें 4 महीने का टाइम लैग होता है।
इसी वजह से जब कंपनीज बिजनेस को ग्रो करती हैं तो उनका कैश शॉर्ट हो जाता है। कैश इसलिए शॉर्ट हो जाता है कि उन्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, ज़्यादा लेबर हायर करना होता है, और एज ए उनका ज़्यादा पैसा स्टकअप हो जाता है मार्केट के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, और उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। तो वो जो है बेसिकली कैश टू कैश साइकिल है। अच्छा, शॉर्टर ऑर्डर साइकिल क्या होता है कि आप जो है के पास जब ऑर्डर आया, जैसे कि अभी आपने एक्सप्लेन किया, जब आपके पास ऑर्डर आया और वहां से लेकर के जब इन्वेंट्री कस्टमर के पास पहुंच गई, तो दैट इज ऑर्डर साइकिल। अब अगर आपके पास एक्स स्टॉक है तो मे बी आपका ऑर्डर साइकिल 3 दिन का हो, 4 दिन का हो। अगर आपके पास एक्स स्टॉक नहीं है और आपको अपने वेंडर को ऑर्डर करना पड़ता है, तो मे बी वेंडर टेक्स 7 डेज। 7 डेज वो हो गए, 3 डेज ये हो गए, तो अब ऑर्डर साइकिल 10 डेज का हो गया। बाज आइटम्स के ऑर्डर साइकिल्स 3-3, 4-4 महीने के होते हैं, 3 साल के भी होते हैं ऑर्डर साइकिल। जैसे मिसाल के तौर पे फर्नीचर में आमतौर पे क्या होता है कि आप जाते हैं शॉप पे, आप डिज़ाइन पसंद करते हैं, उसे मॉडिफाई कराते हैं, एक डिज़ाइन को फाइनल करते हैं। जब डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो वो फिर उसके लिए रॉ वुड खरीदता है और उसके ऊपर फिर उस तरह से डिज़ाइन बनाता है, एंड देन वो आपको डिलीवर करता है, देन यू पे। इसमें इजीली टेक 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, पर्टिकुलरली अगर आप अपने हिसाब से टेलर मेड बना रहे हैं, आप जा कर के वहाँ से खरीद नहीं रहे। अगर आप शॉप से खरीद रहे हैं तब भी आप देखिए कि वो टिम्बर खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, फर्नीचर में कन्वर्ट करता है। दैट फर्नीचर में स्टे इन हिज शोरूम मे बी फॉर 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स। तो ये पता चला 6 महीने लग जाते हैं इसको बिकने में। इसी तरीके से जो टरबाइंस होती हैं विंड, ये जो आपके विंड टरबाइंस हैं या आपके गैस टरबाइंस हैं, ये इनको 3-3 साल लगते हैं ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक में। तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो ऑर्डर साइकिल लेंथ होता है, इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो आपके रिटेल में आम आइटम्स होते हैं, वो तो आप जाते हैं रिटेल से परचेज कर लेते हैं, सेल्डम ऐसा होता है कि वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो। तो वो फिर क्या करते हैं कि भाई उनका पूरा सिस्टम है कि रिटेल के पीछे डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को रिप्लेनिश करके रखता है, और रिटेलर को जब ज़रूरत पड़ती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करता है और डिस्ट्रीब्यूटर उसको सप्लाई कर देता है। तो मे बी ऑर्डर साइकिल टाइम 1 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकते हैं, 1 हफ्ते हो सकते हैं। बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे करते हैं कि वीक में एक दफ़ा किसी एक एरिया में अपने डिस्ट्रीब्यूशन वैन को भेजते हैं और तमाम रिटेलर्स को वो रिप्लेनिश कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर साइकिल लेंथ क्या है। ऑर्डर साइकिल लेंथ को अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके इन्वेंट्री में अब पैसे कम लगते हैं। वजह उसकी है कि अगर आपकी ऑर्डर साइकिल लेंथ 2 दिन की है और अगर आपने 3 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है, 4 दिन की भी इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है, दैट विल बी एनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपका ऑर्डर साइकिल लेंथ 7 डेज का है, देन यू हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री मे बी फॉर 15 डेज, ताकि आपका वो रिप्लेनिश हो, आप उसको आगे ट्रांसफर करें और फिर मज़ीद रिप्लेनिश करें। तो जितना आप ऑर्डर साइकिल लेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर यू। दैट्स वाई जापानीज ने ऑर्डर साइकिल लेंथ अपने वेंडर्स के साथ जस्ट इन टाइम कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने पास इन्वेंट्री रखते ही नहीं, बल्कि जो प्रोडक्शन हमने कल करनी है उसकी इन्वेंट्री उनके वेंडर्स या तो अर्ली मॉर्निंग प्लांट पे पहुंचा देते या पिछले दिन शाम में पहुंचा देते। तो उनके प्लांट में सिर्फ उतनी ही इन्वेंट्री पड़ी होती है जितनी इन्वेंट्री की उनको ज़रूरत होती है उस दिन की प्रोडक्शन के लिए। तो उनका जितना भी पैसा इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक होता है वो सारा का सारा पैसा निकल गया। ये है ऑर्डर साइकिल लेंथ की अहमियत। अगर आप चाहते हैं कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग करें, आप अपने पैसे को इन्वेंट्री में ना इन्वॉल्व करें, देन यू नीड टू रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। फिर उसके बाद सब्सटीट्यूटेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेबल है तो फिर अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो लोग जो उसका सब्सटीट्यूट है वो खरीद लेंगे।
जैसे आप रिटेल आउटलेट पे जाते हैं, आप परचेज करना चाहते हैं ऑरेंज जूस, बट ऑरेंज जूस इज नॉट देयर, आपको नजर आता है एनर्जी ड्रिंक, आप कहते हैं ओके मैं ऑरेंज जूस जूस नहीं पीता, मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, क्योंकि दोनों जो है बेसिकली बेसिक पर्पस है आपका थर्स्ट क्वेंच करना, आपकी प्यास बुझाना। तो अगर आपके प्रोडक्ट की सब्सटीट्यूटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो दिस रिजल्ट्स इन लॉस सेल्स। लॉस सेल्स का क्या मतलब, एक कस्टमर मौजूद है, विलिंग है, एबल टू पे है, बट योर प्रोडक्ट इज नॉट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड लॉस सेल्स। लॉस सेल्स भी आपका लॉस है, क्योंकि अगर ये सेल हो जाती तो उसमें से जो मार्जिन बचता वो आपका प्रॉफिट होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट की सब्सटीट्यूटेबिलिटी हाई है तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि योर प्रोडक्ट शुड रिमेन ऑन द शेल्फ ऑल द टाइम, जैसे कोक करता है, पेप्सी करता है, लक्स करता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेबल है। उसके बाद इन्वेंट्री इफेक्ट है। इन्वेंट्री इफेक्ट क्या है, कि अगर आप इन्वेंट्री की क्वांटिटी को बढ़ा दें आप, ये एक बैलेंसिंग इफेक्ट कहलाता है। आप इन्वेंट्री बढ़ा दें अपनी तो क्या होगा, आपकी जो लॉस सेल्स है वो कम हो जाएगी। लॉस सेल्स तो कम होगी लेकिन आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी, इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कितनी इन्वेंट्री रखूं कि मेरी लॉस सेल्स भी रिड्यूस रहे और मेरी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी अननेसेसरीली ज़्यादा ना रहे। यानी आप बहुत सारी इन्वेंट्री रख लें, एक्सेसिव इन्वेंट्री रख लें तो लॉस सेल्स ज़ीरो हो जाएगी, बट दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री, और एक्सेसिव इन्वेंट्री के ऊपर भी तो आपका पैसा लग रहा है, फिर उसके बाद आपका वो ऑब्सोलीट भी हो रहा है। तो इसलिए आपको इन्वेंट्री इतनी रखनी चाहिए कि आप एक कस्टमर सर्विस लेवल को मेंटेन कर सकें, मे बी 90%, 95%, 98%, जो भी आपने सर्विस लेवल मेंटेन किया है। अच्छा, तो दूसरा जो आप बैलेंस इफेक्ट कर सकते हैं वो ये कि आप ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा बेहतर कर लें, उससे लॉस सेल्स रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आइटम नहीं है, कस्टमर कहता है कि मैं 15 दिन में मुझे आइटम चाहिए, आप कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 15 दिन में आइटम दे दूंगा, आप उस आइटम नहीं, आप उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बाय एयर भेज देते हैं। अगर तो आपका आइटम जो है वो हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम है, देन यू कैन डू दैट, इससे आपका लॉस सेल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाए तो लॉस सेल इम्प्रूव हो जाएगी, और उसमें बुलेट ट्रेन भी आ जाते हैं, फास्ट लॉरीज भी आ जाती हैं, पर्सनल डिलीवरीज भी आ जाती हैं। तो लॉस सेल्स को कम करने का एक तरीका ये भी होता है कि आपके पास हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन मोड हो। अच्छा, स्पेशियल रिलेशनशिप क्या है कि आप बेसिकली ज़मीन के ऊपर आपने कहाँ कहाँ पे अपने डिलीवरी पॉइंट बनाए हैं, ताकि आप वहाँ सप्लाई पॉइंट्स बनाएं जहाँ से आप अपने कस्टमर्स को फास्ट पेस में डिलीवर कर सके प्रोडक्ट। अगर आपका वेयर हाउस कराची में भी है और मुल्तान में भी है तो आप जल्दी कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं कंपेयर टू आपका वेयर हाउस सिर्फ कराची में हो। तो इसलिए अगर आप का स्पेशियल रिलेशनशिप अच्छा है, यानी पूरे मुल्क को आपने वेयर हाउस से कवर किया हुआ है, देन यू विल बी एबल टू सर्व योर कस्टमर इन ए फास्टर मैनर। ये सब कहाँ चले गए भाई हैं? अच्छा ठीक है, इधर ही है जी सर। जी बॉस। हाँ आप सही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्पेशल रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई एक आपका जो लोकेशन है प्रोडक्शन की ए है और एक लोकेशन है प्रोडक्शन की बी है, और ये सर्विस एरिया B1 है और सर्विस एरिया B2 है, दूसरा सर्विस एरिया A1 है, सर्विस एरिया A2 है। नॉर्मल कंडीशंस में जाहिर है कि आप पॉइंट ए से SA1 और SA2 को सर्व करेंगे, एंड दैट विल वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 8.5 है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0.5 है, तो $9 की पड़ेगी। और दूसरा जो पॉइंट भी है वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम है, $7 है,
तो आप अगर लेकिन $7 वाली प्रोडक्शन कॉस्ट से उस मार्केट को सर्व करने की कोशिश करें जो कि ए में आती है, तो उनके आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी $10.5 हो जाएगी, विच विल बी एक्सपेंसिव। इसलिए बावजूद उसके कि आपका ए पॉइंट एक्सपेंसिव है, वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, आपको ए पॉइंट पे प्रोडक्शन फिजिबल पड़ती है। और सीमेंट इज़ ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिस, शुगर इज़ ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर दिस, क्योंकि सीमेंट और शुगर जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से उनकी प्राइस कम होती है। तो अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस पे, तो दैट विल बी कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसलिए सीमेंट प्लांट वाले क्या करते हैं कि कराची में भी सीमेंट प्लांट लगाते हैं और लाहौर के करीब भी कहीं पे सीमेंट प्लांट लगाते हैं जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। लाहौर से वो नॉर्थ को कवर करते हैं और कराची से वो साउथ को कवर करते हैं। तो इस तरह हो सकता है कि लाहौर में उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है तो दैट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो बेहतर है कि आप इन बिटवीन कहीं पे प्रोडक्शन फैसिलिटी बना दें। यू गॉट इट? समझ में आया? यस सर। यस सर। जी। यस और ये सर। डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं एज ए सप्लाई चेन मैनेजर कि भाई हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे होगी, वेयर हाउसिंग कहाँ कहाँ पे होगी। अच्छा, अब आपने अगर वेयर हाउस के मुतालिक डिसीजन लेना है तो आपको देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की डॉलर वैल्यू कितनी है। अगर प्रोडक्ट की डॉलर वैल्यू कम है तो आपको ज़्यादा वेयर हाउसेस चाहिए। क्यों? क्योंकि आप करीब के कस्टमर्स को अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे दैट विल बी लेस कॉस्टलियर, और दूर के कस्टमर्स को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी डॉलर वैल्यू तो $4 है, ट्रांसपोर्टेशन पता चला $6 आ रही है तो $10 की होगी, देन यू विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव। तो फिर उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि ठीक है आपकी डॉलर वैल्यू कम है, लेकिन अगर उस कहीं पे आप वेयर हाउस बनाते हैं तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट क्या होगी, कितनी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी होगी, पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी होगी, और वहाँ पे जो आप मज़दूर हायर करेंगे तो मज़दूरों से मटेरियल हैंडलिंग करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये सारी कॉस्ट देख करके आप डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा जो वेयर हाउस होगा वो कहाँ पे होगा। फिर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि बास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और बास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे 1 किलोग्राम अगर लोहा है तो वो बहुत छोटी जगह पे आ जाएगा, लेकिन 1 किलोग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल कॉटन है तो दैट विल रिक्वायर लार्जर स्पेस। है तो 1 किलोग्राम दोनों, लेकिन वो कंटेनर में कम किलोग्राम्स आएंगे आपके कॉटन के, ज़्यादा किलोग्राम आ जाएंगे आयरन के। तो आपको देखना पड़ता है कि वेट स्पेस रेशो क्या है, तो क्योंकि अगर छोटी चीज़ है तो ज़्यादा आइटम्स आ जाएंगे, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर आपका आइटम कैसा है, क्या वो ज़्यादा डैमेज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे ग्लास के प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह के और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होते हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होते हैं तो फिर उनके लिए आपको वेयर हाउस स्प्रेड करके बनाना पड़ता है ताकि आप करीब करीब डिलीवर कर सकें, आपको ट्रांसपोर्टेशन में और हैंडलिंग में आइटम वेस्ट ना हो या डैमेज ना हो। फिर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे वॉल्स ने जब आइसक्रीम का बनाया तो आइसक्रीम ने के लिए उन्होंने पूरा कोल्ड चेन डेवलप किया। कोल्ड चेन डेवलप करने का ये मतलब है कि जो फैक्ट्री थी वहाँ पे भी सारा कुछ कोल्ड काम हो रहा था, रेफ्रिजरेटर में रख रहे थे, फिर वहाँ से उसको रेफ्रिजरेटेड वैन में डालते थे। रेफ्रिजरेटेड वैन में डालने के बाद वो रिटेल पे जाकर के जब वो आइसक्रीम देते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने डीप फ्रीजर्स रखे हुए, और उन डीप फ्रीजर्स में उनका आइटम रखा जाता है। तो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट कोल्ड चेन मैनेज किया है, क्योंकि अगर ये कोल्ड चेन मैनेज नहीं करेंगे तो फिर उनको उनका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से नहीं पहुंच सकेगा। इसी तरीके से बास चीज़ों के लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उसको प्रॉपर हीट नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट लूज हो जाएगा। इसीलिए जब फूड डिलीवर करता है वो आपको ऐसे पैकिंग में लेकर के आता है
जो कि इंसुलेटर होते हैं, तो इंसुलेटर उस हीट को बाहर नहीं निकलने देते, तो यू गेट योर फूड हॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। फिर बाज प्रोडक्ट्स को बांधने की जरूरत पड़ती है, स्ट्रैपिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीजें उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करती हैं। सर इसी तरह जो फ्रीज का है, एक मीट की भी अच्छा, एग्जांपल है, लॉजिस्टिक्स। जो गोश्त वगैरह जो एक्सपोर्ट करते हैं जी, पाकिस्तान, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। उसको भी पूरा रेफ्रिजरेटेड रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रेफ्रिजरेटेड होता है, बिल्कुल सही है, गुड एग्जाम्पल, सही है बिल्कुल। बस कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन हो गया, बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको कि आप पॉइंट टू पॉइंट वो रखते हैं, एक खास टेम्परेचर पे रखते हैं। क्रायोजेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि आप बिल्कुल 0 डिग्री एब्सोल्यूट पे रखते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रखते हैं, क्रायोजेनिक मटेरियल्स कहलाते हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ आइटम्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। बाँस को हीटेड रखना पड़ता है, बाँस को आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, बाँस को कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है, बाँस के लिए ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे सिगार को अगर आप इस तरह से हैंडल करेंगे तो सिगार में क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो सिगार्स को हमेशा आप ह्यूमिडिफायर में रखते हैं। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाना है और वो थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस है, तो यू नीड ह्यूमिडिफायर। तो ये सब रिक्वायरमेंट समझना ज़रूरी है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, सो दैट इट रीचेस इन ए सेफर एंड यूजेबल फॉर्मेट टू योर कस्टमर। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स और सिस्टम की शॉर्ट टर्म भी एनालिसिस होती है और लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी होती है। तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस तो बेसिकली प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर होती है कि जनाब आपका जो है वो प्रोडक्शन आउटपुट इतना है तो आपके कितने वेयर हाउसेज होने चाहिए, कितने मजदूर होने चाहिए, ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस में लॉजिस्टिक्स की सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, उसका वेयर हाउस भी वेरिएबल हो जाता है, उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी भी वेरिएबल हो जाती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डायनेमिक्स चेंज हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कराची में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप फाइंड आउट करते हैं कि जिस रॉ मटेरियल को आप कराची में यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सस्ता रॉ मटेरियल अब एक्सप्लोर हो गया थर में, तो इट इज़ बेटर कि आप थर में जा कर के वो काम कर लें। जैसे पावर प्लांट लगा रहे हैं थर में, इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पे कोल निकल आया है, तो कोल निकल आया है तो इसलिए अब लॉन्ग रन में जो एनालिसिस है वो ये कह रही है कि थर में पावर प्लांट लगाओ, वरना आज से 10 साल पहले कोई भी थर में पावर प्लांट नहीं लगा रहा था, क्योंकि कोल तो एक्सप्लोर हो गया था, लेकिन उस कोल को यूजेबल फॉर्म में गवर्नमेंट ने लाने में 30 ईयर्स लगा दी। तो इसलिए लॉन्ग रन में आपको देखना पड़ता है कि भाई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या पड़ रही है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, प्रोडक्शन हाउस क्या पड़ रही कॉस्ट क्या पड़ रही है। जैसे सीमेंस ने पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद कर दी, क्यों प्रोडक्शन बंद कर दी? क्योंकि उनको ये प्रोडक्शन एक्सपेंसिव पड़ रही थी और उन्होंने कहा कि हम दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर सेल करेंगे। ये लॉन्ग रन की एनालिसिस है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आपको एनालाइज करना पड़ता है, जब सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, कॉस्ट फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, इनपुट फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कस्टमर्स चेंज हो जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो जाती हैं, देन यू नीड टू एनालाइज थिंग्स फॉर ए लॉन्गर टर्म। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे इन्होंने लॉजिस्टिक्स का जो है एनालिसिस के लिए आपको कुछ और फूड ऑफ थॉट दिया है कि आप लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़ को किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो आप उन्होंने कहा कि एक तो आप लॉजिस्टिक्स को देखें इन बाउंड वर्सेस आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स के लिहाज से। वजह उसकी है कि आपके जो इन बाउंड लॉजिस्टिक्स होती है वो आम तौर पे 40 फुट कंटेनर में आते हैं या 20 फुट कंटेनर में आते हैं, बड़े कंटेनर में आते हैं। इसीलिए अगर आपने कोई वेयर हाउस देखा होगा तो आपने देखा होगा
कि उसके अगर लेफ्ट साइड पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए जगह बनी हुई है तो वहाँ पे बड़े बड़े शटर्स होते हैं जहाँ बड़े बड़े ट्रक्स आकर लग सकते हैं। दैट इज़ फॉर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आमतौर पे कंपैरेटिवली छोटे ट्रक्स होते हैं क्योंकि वो रिटेल को जाते हैं, तो रिटेल के लिए इतने बड़े ट्रक्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको देखना पड़ता है कि आपका अगर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तो आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ रहा है बिकॉज ऑफ साइज, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट तो बढ़ नहीं गई है। अगर बढ़ गई है देन यू नीड टू ट्रांसफर दिस टू योर प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोटी भी हो सकती है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का साइज आमतौर पर छोटा होता है। जैसे 7-Eleven दिन में 3 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने रिटेल आउटलेट्स पे, और कंजेस्टेड एरियाज में फिर वो छोटे वैन्स के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन एरियाज में बड़े वैन्स चला सके। हमारे यहाँ भी आप देखें जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो छोटे वैन्स पे होती है, या लोगों ने चिंची को कन्वर्ट कर लिया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके ऊपर पानी की बॉटल्स और दूसरी चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डायनामिक्स है जो कि डिफरेंट है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से। तो इसलिए इन दोनों कॉस्ट को आप अलग-अलग एनालाइज करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। फिर लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज को आमतौर पे कॉस्ट सेंटर समझा जाता है। अच्छा, ये कॉस्ट सेंटर का एक कॉन्सेप्ट बना लिया गया है दुनिया में कि ये कॉस्ट सेंटर है और ये प्रॉफिट सेंटर है। ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हमारे जो प्रॉफिट सेंटर्स हैं वो हमें पैसे कमा के दे रहे हैं, जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उनके ऊपर हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे प्रोडक्शन एक प्रॉफिट सेंटर है, मार्केटिंग एक प्रॉफिट सेंटर है, फाइनेंस को कहते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर है, और इसी तरीके से और आप दूसरे कह लें प्रोक्योरमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं मानता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स एक कॉस्ट सेंटर है कि भाई अगर ये ना हो तो आपका प्रॉफिट सेंटर भी तो ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं उनको कोशिश करें कि आप आउटसोर्स कर दें जितना आप आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि आपके पास फिर प्रॉफिट सेंटर्स रह जाएं और आप प्रॉफिट सेंटर्स पे फोकस कर सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप देखें कि अमेरिकन कंपनीज अपने ह्यूमन रिसोर्स को आउटसोर्स कर देते हैं, अपने फाइनेंस को आउटसोर्स कर देते हैं। इस तरह के जितने भी उनके कॉस्ट सेंटर्स हैं उनको वो आउटसोर्स कर देते हैं। लॉजिस्टिक्स को भी कॉस्ट सेंटर समझा जाता है। ये कॉस्ट सेंटर का मतलब ये है कि भाई इनके पास मटेरियल आता है, इसे हैंडल करते हैं और फिर उसके बाद ये आउटबाउंड दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को या रिटेलर्स को। तो बेसिकली इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड कर रही होती है, लॉजिस्टिक्स इटसेल्फ कुछ अर्न करके नहीं दे रही है, इस वजह से इसको कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। बट ये सिर्फ आई मीन है, बिजनेस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर दो जी यस सर, यस काफी सारी कंपनीज जो है वो अपनी सेल्स डिपार्टमेंट को या कॉल सेंटर्स को वो भी आउटसोर्स कर देते हैं। राइट, इसी वजह से कर देते हैं कि कॉल सेंटर इज ए कॉस्ट सेंटर कहते हैं। वो यहाँ से कॉल्स हो रही हैं तो इस वजह से हमें कॉस्ट हो रही है। और ये एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि आप प्रॉफिट सेंटर्स के भी वो पोर्शन जो कि मैकेनिकल हैं, रिपीटेटिव हैं और जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे इम्पैक्ट नहीं करता, वो भी आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। हालांकि आप प्रोडक्शन को प्रॉफिट सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी ऐसी हैं प्रोडक्शन जिनकी आउटसोर्स होती प्रोडक्शन भी आउटसोर्स हो जाती है। तो ये कहें कि कॉस्ट सेंटर का आउटसोर्स करते हैं, इट डजेंट मीन प्रॉफिट सेंटर आउटसोर्स नहीं होते। प्रॉफिट सेंटर्स के वो पोर्शन आउटसोर्स हो जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होते। जैसे एप्पल ने अपने प्रोडक्शन को आउटसोर्स किया हुआ है, एप्पल के बाद ने सिर्फ अपनी डिज़ाइनिंग अपने पास रखी हुई है और मार्केटिंग अपने पास रखी है, बाकी सब चीज़ें आउटसोर्स कर दी है, ठीक है। ओके, फिर तो नोड्स एंड लिंक्स कहते हैं। देखिए जो आपके पास जो जहाँ पे गुड्स स्टोर करते हैं उसको आप नोड कहते हैं, या जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसको भी नोड कहते हैं। और नोड लिंक्ड होता है दूसरे नोड के साथ एक लाइन, एक रोड के जरिए,
बाय एयर के जरिए, उसको हम कहते हैं लिंक। और नोड और लिंक को आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके नोड, मिसाल के तौर पर वेयर हाउस का नोड है पूरे पाकिस्तान में, अब वेयर हाउस का लिंक पूरे पाकिस्तान में होने का मतलब ये नहीं है कि पेशावर में जो वेयर हाउस है उससे आप कराची को फीड करें, दैट विल बी एक्सपेंसिव। इसलिए उसके लिए आपको लिंक को समझना पड़ेगा। और जब भी आप किसी कस्टमर को फीड करेंगे या कस्टमर के लिए ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि नियरेस्ट नोड क्या है, ताकि लिंक, नियरेस्ट लिंक बन सके और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और वो फास्टेस्ट जा सके। इसलिए ऑन पेपर आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है कि आपके वेयर हाउसेस का और प्रोडक्शन फैसिलिटी का नोड और लिंक क्या बनता है, क्योंकि प्रोडक्शन फैसिलिटीज से जाएगा आपके वेयर हाउसेस में और वेयर हाउसेस से फिर जाएगा कस्टमर में। ये सारे लिंक्स आपको ड्रॉ करना ज़रूरी है। फिर लॉजिस्टिक चैनल्स जो होते हैं आपके, जो वो दोनों एंड पे होते हैं, बेसिकली जो फ्रंट एंड का चैनल है उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक चैनल जो है, क्योंकि आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं तो दैट इज़ योर लॉजिस्टिक्स चैनल। लॉजिस्टिक चैनल आमतौर पे क्या होता है कि प्रोडक्शन के बाद होलसेलर होता है, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बाज़ में नहीं होता है। होलसेलर इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच परचेजेस द प्रोडक्ट एट ए वेरी लार्ज स्केल and then they provide it to distributors, और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर स्मॉलर क्वांटिटी में रिटेलर्स को देते हैं। जैसे पेप्सी और कोक के होलसेलर्स होते हैं, क्योंकि होलसेलर ह्यूज क्वांटिटी में कोक पेप्सी खरीद करके ये गुलशन इकबाल के किसी एरिया में स्टोर कर देते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे लेते हैं और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटेलर्स को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर उसको वैन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। होलसेलर उसे बड़े ट्रक्स पे लेकर के आता है, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो दैट विल बी कॉस्टलियर फॉर देम, और अगर छोटे ट्रक से जा कर के फैक्ट्री से लेकर के आएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट टू विल बी कॉस्टली। इसलिए यहाँ पे होलसेलर का अरेंजमेंट ज़रूरी है। फिर होलसेलर एक बीच में आ जाता है तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका इन फाइनेंसिंग हो जाती है, एज ए रिजल्ट पेप्सी को कैश मिल जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को शॉर्ट टर्म में रिसीव कर लेता है। तो इस तरह ये फाइनेंशियली भी एक एफिशिएंट अरेंजमेंट हो जाता है और ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एफिशिएंट अरेंजमेंट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक चैनल। ठीक है जनाब, तो ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर 3, राइट? डिस्कस चैप्टर 3, ओके जी जी। यस सर। ओके, तो आज इतना ही पढ़ाता हूँ मैं। आई हैव सम अर्जेंट थिंग्स टू डू, तो इंशाल्लाह फिर कल हम ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे डिटेल में। ओके इंशाल्लाह जी सर। सर, इंशाल्लाह। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।